मेरी शादी ठीक हो गई थी और घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी। लेकिन अचानक से शादी के कुछ दिन पहले मेरी जिंदगी में एक अजनबी ऐसा तूफान बनकर आया जिसने मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया। और मैं भी उसके प्यार में इस कदर पागल हो गई, मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। और फिर एक दिन, मेरा नाम अनामिका है और प्यार से घरवाले मुझे अनु कहकर पुकारते हैं। मैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ। मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी और मैं देखने में भी काफी सुंदर हूँ। अभी मेरी शादी नहीं हुई थी। वैसे मेरी उम्र तो अभी 24 साल हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। लेकिन घर वालों ने जिद की, सही समय पर शादी हो जाना चाहिए। और फिर मजबूरन मुझे अपने मम्मी पापा के कहने पर शादी के लिए अपनी रजामंदी देनी पड़ी। सोशल मीडिया पर मेरा प्रोफाइल और बायोडाटा बनाकर डाला गया। और फिर करीब 1 महीने के बाद मेरे मम्मी पापा और मुझे एक लड़का बहुत ही पसंद आया, जिसका नाम अभिषेक था। वह भी मेरी ही तरह एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब करता था। देखने में काफी खूबसूरत स्मार्ट था। हम दोनों का प्रोफेशन एक ही था, इसलिए मुझे अभिषेक बहुत ही ज्यादा पसंद पड़ा था। फिर हम दोनों ने परिवार के समक्ष एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट भी कर लिया। लेकिन अभी शादी में 1 महीने की देरी थी। पंडित जी ने 1 महीने बाद शादी की तारीख निकाली थी। सब कुछ बहुत ही जल्द हो रहा था। और अब मेरे पास अभिषेक को समझने के लिए और शादी की तैयारियों के लिए पूरे 1 महीने का समय था। हम दोनों की फोन पर बातें होने लगी थी। हम दोनों कभी कभी एक दूसरे के साथ मिल भी लिया करते थे। अभिषेक के घर वाले और मेरे घर वालों को शादी के पहले मिलने से कोई भी ऐतराज नहीं था। वह बहुत ही हंसमुख था और हमेशा मजाक किया करता था। आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे उसका साथ बहुत ही अच्छा लगने लगा था। कभी कभी हम दोनों बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने भी चले जाते थे। अभिषेक बिल्कुल ही ऐसा लड़का था जैसे कि मेरे मम्मी पापा को चाहिए था। समय अब यूं ही कट रहा था और अब हमारी शादी को केवल 15 दिन ही बच गए थे। दोनों के घरों पर शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। पर मैं अभी भी ऑफिस जा रही थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि शादी के 2 दिन पहले से ही छुट्टी लूंगी। क्योंकि प्राइवेट कंपनी में छुट्टी मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। मम्मी पापा ने कहा था कि तुम शादी की तैयारियों की टेंशन मत लो, सब आराम से हो जाएगा। इसलिए मैं बिंदास थी और सारी तैयारियां मेरे घर वाले ही कर रहे थे। मेरे भैया तो बात बात पर मेरा मजाक उड़ा रहे थे और मुझसे कह रहे थे, तुम्हें देखकर तो लग ही नहीं रहा कि तुम जिस शादी के नाम से पहले चिढ़ थी, अब तुम जल्दी ही जल्द शादी करना चाहती हो। और फिर मैं भैया की बात सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो जाती थी और उन्हें ऊपर से दिखाती थी कि मुझे इस शादी की कोई भी जल्दी नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में मुझे यह तो पता था कि अब मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा मोड़ आने वाला है जिसके कारण मेरी जिंदगी, जो कि अभी अकेलेपन से भरा था, अब उसमें प्यार के गुल खिलने वाले हैं। अब मेरे जीवन में वो सच्चा प्यार आने वाला था जो कि अभी तक मुझे किसी से नहीं हुआ था। और अब मुझे वो प्यार मिलने वाला था। और जिस चीज की जरूरत हर इंसान को होती है, वह चीज भी मुझे मिलने वाली थी। अब मैं अभिषेक के ख्यालों में ही खोई रहती थी। हम दोनों रात में काफी देर तक एक दूसरे के साथ बातें करते रहते थे। अभिषेक कभी कभी सुहाग रात के बारे में भी बातें कर जाता था और मैं बस उसकी बातों को सुनते रहती थी और मन ही मन मुस्कुराती थी। कभी कभी तो मैं अभिषेक के ख्यालों में इस कदर खो जाती थी कि मुझे ऑफिस जाने का भी मन नहीं करने लगता था। लेकिन ऑफिस तो मुझे जाना था, क्योंकि अगर मैं ऑफिस नहीं गई तो आने वाले समय मुझे छुट्टी मिलने में परेशानी होती। इसलिए मैं रोज ऑफिस जा रही थी और अपने काम को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कर रही थी, ताकि मैं शादी के बाद कम से कम 15 दिन की छुट्टी ले सकूं और अपनी शादी को एंजॉय कर सकूं। ऑफिस जाने के बाद जब मैं ऑफिस से घर आई थी, तब मैं अभिषेक को फोन करके उसके साथ ही शादी की शॉपिंग करने भी चली जाती थी। हम दोनों काफी खुश थे। मैं अभिषेक की पसंद के कपड़े खरीदते और अभिषेक मेरे पसंद के कपड़े खरीदते। हम दोनों की सोच भी काफी हद तक एक ही तरह की थी। सब कुछ सही चल रहा था और जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। शादी के दिन करीब आते जा रहे थे। लेकिन इन्हीं सब बीचों में मेरी जिंदगी में एक नया तूफान आने के लिए इंतजार कर रहा था, जिससे कि मैं बिल्कुल अनजान थी। एक तरफ जहां मैं और अभिषेक अपनी जिंदगी के नए सपने देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मेरी जिंदगी में भूचाल आने को तैयार था। और मुझे पता नहीं था वह मुझे इस तरीके से मसल कर रख देगा। वह एक ऐसा तूफान था जिसने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा कर रख दिया था। एक पल में ही मेरी जिंदगी ऐसी मझधार में फंस चुकी थी जहां से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस भंवर से बाहर निकलूं। एक दिन ऑफिस में काम करते करते मुझे काफी रात हो गई। लगभग 10 बज गए थे। मुझे जल्द से जल्द काम खत्म करके अपने घर जाना था। मैं थोड़ी देर रात तक इसलिए काम कर रही थी ताकि शादी के बाद मैं आराम से घर पर रहकर छुट्टियों का आनंद ले सकूं और अपनी शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय कर सकूं। और आज उसी काम के चक्कर में रात के 10 बज गए। मुझे घर जाने के लिए काफी लेट हो गया था। मैंने तुरंत अपना पर्स लिया और बाहर निकल गई। फिर मैं सड़क पर ऑटो का इंतजार करने लगी। तभी मौसम खराब होने लगा और बारिश शुरू हो गई।
खड़ा होने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं बारिश में ही भीग रही थी। इतनी रात और तेज बारिश हो जाने के कारण मुझे कोई ऑटो भी नहीं मिल पा रहा था। इस बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी और मेरे शरीर में से बारिश की बूंदें टपक रही थी। लेकिन घर तो मुझे जाना था और काफी दूर घर होने के कारण मैं पैदल भी नहीं जा सकती थी। इसलिए मैं भीगते हुए ऑटो का इंतजार करने लगी। लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी जब ऑटो नहीं आया तो अब मैं खड़ी खड़ी परेशान होने लगी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। और फिर उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी सी लंबी सी कार आकर रुकी। मैं उस कार की तरफ देखने लगी तो मैंने देखा कि उस कार के खिड़की से एक नौजवान अपना सर बाहर निकालकर मुझे कह रहा था, गाड़ी के अंदर आ जाओ नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। अब मैं उस आदमी को गौर से देखा तो मैं उसे पहचान गई, क्योंकि वह तो मेरे सामने वाले ऑफिस सिंघानिया का लग रहा था। मैंने उसे पहचान लिया, वह मेरे ऑफिस का नहीं बल्कि मेरे सामने वाले ऑफिस में काम करता है। कई बार लिफ्ट में आते जाते मैंने उसे देखा था। जब भी मैं लिफ्ट के साथ अकेली होती थी वह मेरी तरफ चुपके से देखता रहता था। एक बार मैं ऑफिस के बाद ऑटो का इंतजार कर रही थी, तभी वो नौजवान मेरे पास आ गया। उसने उस दिन भी मुझसे लिफ्ट ऑफर की थी, पर तभी इस वक्त अभिषेक अपनी बाइक लेकर आ गया था और मैं उसके साथ चली गई थी। वो काफी देर तक हम दोनों का पीछा करता रहा था, पर आज तो मेरे साथ अभिषेक भी नहीं था और ये लड़का मुझे फिर से लिफ्ट ऑफर कर रहा था। मैंने सोचा किसी अजनबी से लिफ्ट लेना क्या सही रहेगा। इतनी रात को मैं किसी अजनबी से लिफ्ट नहीं ले सकती थी, मगर कहीं कुछ मेरे साथ गलत ना हो जाए, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। आखिर मैं उस लड़के को पहचानती ही तो कितना थी, एक दो बार ही तो उससे मिली थी, वह भी सिर्फ लिफ्ट में। यह सोचकर मैंने उसे मना कर दिया और कहा थैंक यू, पर मैं ऑटो का इंतजार कर लूंगी। इतने वह नौजवान भीगता और बाहर निकल आया और कहने लगा, रात के 11 बज चुके हैं, इतनी रात को तुम्हें कहीं ऑटो नहीं मिलेगा। और देखो मौसम खराब हो रहा है, ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में अफसोस हो। और इतनी रात को जो इस तरह सुनसान सड़क पर अकेले खड़े रहना तुम्हारे लिए सही भी तो नहीं है। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बात तो वह सच कह रहा था। रात भी काफी हो चुकी थी और मौसम भी खराब हो चुका था। मुझे कहीं दूर दूर तक कोई सवारी भी नजर नहीं आ रही थी। वह अभी तक वहीं पर खड़े होकर मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। फिर मैं थोड़ा सोच समझी और फिर मुझे लगा कि मुझे इसकी मदद ले लेनी चाहिए। और तो और यह तो मेरे बगल वाली बिल्डिंग के ऑफिस में ही तो काम करता है, इसलिए पूरी तरह से अजनबी भी तो नहीं है। मैं उसके साथ जाकर गाड़ी में बैठ गई। तब उसने कहा, तुम तो पूरी तरीके से भीग चुकी हो, मेरा घर सामने ही है, चलो पहले अपने कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। मैं भी ठंड से कांपने लगी थी और मेरा घर यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर था। अब वह मुझे अपने घर लेकर आ गया। घर आने के बाद उसने एक टॉवेल मुझे पकड़ा दिया और कहा, इससे अपने सर पोंछ लो। उसके बाद वो मुझे अपने कमरे में लेकर गया और अपना एक शर्ट पैंट मुझे दिया और कहा, इसे पहन लो। वह कमरे से बाहर चला गया था और अब मैं अपने जिस्म को पोंछ रही थी। तभी मुझे सामने पड़ा हेयर ड्रायर नजर आया। मैंने सोचा पहले अपने गीले बालों सुखा लेती हूँ, क्योंकि अगर मेरा सर गीला रह जाता तो मुझे सर दर्द होने लगता था। मैंने धीरे धीरे अपने बाल सुखाने शुरू कर दिए और बाल सुखाने में थोड़ा ज्यादा ही समय लग रहा था, क्योंकि मेरे बाल पूरी तरह से गीले हो चुके थे। उस कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। तो अब मैंने अपने सारे गीले कपड़े अपने शरीर से उतार दिए और फिर अपने शरीर को भी पोंछने लगी। तभी उसी वक्त वो लड़का अचानक से कमरे के अंदर आ गया। उस वक्त मैं अपने जिस्म को पोंछ रही थी और फिर जैसे ही मेरी नजर उस लड़के की तरफ गई तो मैं शर्मा गई, क्योंकि उस वक्त मेरे शरीर पर बहुत ही कम कपड़े थे और उसने मुझे इस हाल में देख लिया था। एक पल तो वह मुझे बस देखता ही रह गया था, लेकिन अगले ही पल सॉरी कहकर दरवाजा बंद कर दिया। मेरी हालत तो बहुत ही खराब हो चुकी थी। एक नौजवान लड़के ने मुझे इस हाल में देख लिया था। मैंने तुरंत शर्ट पहन लिया, लेकिन उसका पेट मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने पैरों के ऊपर टॉवेल लपेट लिया। उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो उसने कहा, मुझे माफ कर दो, पर मैं तो दरवाजा खटखटा के आया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। मुझे ध्यान आया कि उसने दरवाजा तो खटखटाया था, पर मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि कुछ कह ही नहीं पाई। मैंने कहा, जो भी हुआ वह मेरी ही गलती थी, मेरा ही ध्यान कहीं और था। फिर मैंने उसे कहा, तुम्हारी पैंट मुझे नहीं आ रही थी। तो उसने कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारे कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, इससे पूरी तरह से कपड़ा सूख जाता है, आधा घंटा लगेगा, उसके बाद अपने कपड़े पहनकर तुम आराम से घर जा सकती हो। उसने मेरे कपड़े सूखने को डाल दिए थे। फिर कहा, चलो कुछ खाना बनाता हूँ, तुम भी खा लेना। हम दोनों किचन में चले गए और वह आमलेट और चाय बनाने लगा। खाना तैयार करके हम दोनों खाना खाने लगे थे, पर मैंने ध्यान दिया कि वो लड़का बार बार मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने अपनी शर्ट के ऊपर वाली बटन खुली छोड़ दी है। वो मेरे जिस्म के उस भाग को देख रहा है। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, मेरे बिल्कुल करीब आ गया और अपने हाथों से मेरे शर्ट के बटन को लगाने लगा था।
तभी मेरी सांसें बहुत तेज हो गई और उसकी सांसें भी बहुत तेज चलने लगी थी। यह लड़का कितना हैंडसम है, मैं भी बस अब उसकी शक्ल ही देखे जा रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक पैजामा देता हूँ, तुम इसे पहन लो। इतना कहकर वह मेरे लिए एक पैजामा लेकर आ गया। मैं पैजामा चेंज करने लगी कमरे में आ गई थी, पर मैं फिर से न जाने किन ख्यालों में थी कि मैंने दरवाजा बंद करना ही भूल गई और वहीं पर चेंज करने लगी। मैंने टॉवेल हटा दिया, पैजामा पहनने की कोशिश करने लगी। मैंने नीचे कुछ भी नहीं पहना था और मुझे इस बात का एक जरा भी एहसास नहीं हुआ था कि दरवाजा खुला हुआ है और वह लड़का बस मुझे ही देखे जा रहा था। अभी मैं पैजामा पहनने की कोशिश कर ही रही थी कि वह एकदम से मेरे करीब आ गया और मुझे अपनी बाहों में भरकर मेरे ओठ को चूमने लगा। मैं तड़पने लगी। उसने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया। हम दोनों की सांसें तेज चलने लगी थी। वह मुझे बेतहाशा चूमने लगा था और मैं उसके प्यार में ढलती जा रही थी। न जाने कैसा खुमार छाया था कि मुझे किसी भी चीज का होश ही नहीं रहा। अब वह मेरे शर्ट का बटन खोलने लगा था। यह सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था। किसी लड़के ने, यहाँ तक कि अभिषेक ने भी अभी तक मुझे किस तक नहीं किया था। और ये लड़का मेरे जिस्म के साथ अपनी मनमानी करने लगा था और मैंने जाने कौन सी दुनिया में चली गई थी कि मुझे उसे मना भी नहीं कर पा रही थी। अभिषेक ने आज तक सिर्फ मेरा हाथ ही पकड़ा था। इससे ज्यादा हम दोनों के बीच में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। और अचानक से जैसे मुझे अभिषेक की याद आई, मैंने उसे अपने से दूर हटाते हुए कहा कि दूर हटो मुझसे, क्योंकि कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है। लेकिन वह था कि बस मेरे जिस्म को सहलाई जा रहा था और मैं उससे दूर होना नहीं चाह रही थी। मेरे दिल में कुछ और था और मेरी जुबान पर कुछ और ही था। पर अब मैं इस रोमांचक सफर के उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी कि चाहकर भी अपने आप को रोक ना पाई। उसने धीरे धीरे मेरे सट के सारे बटने खोल दिए और मुझसे प्यार करने लगा। मैं भी उसके प्यार की गहराई में डूब गई थी। आधे घंटे तक हम दोनों सुध-बुध होकर एक दूसरे के साथ प्यार करते रहे। लेकिन तभी अचानक मुझे लगा कि यह मैं क्या कर रही हूँ। यह सोचते मेरी आंखों में आंसू निकल आए। मैंने उसे कहा, यह क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। उसने कहा, मैं अमन हूँ, अमन सिंघानिया। यह इंसान सुनते मैं चौंकी। यह मेरे बगल वाले ऑफिस का सीईओ अमर सिंघानिया है। यानी यह एक काफी रईस लड़का है। और यह कहीं मुझे जानता तो नहीं, क्योंकि हर वक्त मुझे अपनी बिल्डिंग के आसपास मिल जाता था और मेरे साथ रोज लिफ्ट में एक साथ ही चढ़ता उतरता था। लेकिन मैंने कभी उस बात पे ध्यान नहीं दिया था। मैंने कहा, रुक जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं करो। हालांकि मैं भी खुद को रोक नहीं पा रही थी, पर शायद मैं मेरी आंखों में आंसू देखकर रुक गया और कमरे से बाहर चला गया। उसने अपनी हद पार नहीं की थी और अभी मेरी इज्जत सही सलामत थी। मैं जल्द से उठी तो देखा कि मेरे गीले कपड़े सूख चुके थे। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए, बाहर आ गई। अमन मुझसे नजर नहीं मिला पा रहा था, पर मैं उससे बात करना चाहती थी। वह मेरी तरफ बिना देखे बोला, चलो अनामिका, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। मैं चुपचाप से जाकर कार में बैठ गई। मैं चाहती थी कि अमन मुझसे बात करे, जो कुछ भी हमारे बीच में हो चुका है उसके बारे में कुछ तो कहे। पर वह तो मुझसे नजर तक नहीं मिला पा रहा था। मेरे घर के पास आकर उसने गाड़ी रोक दी और बोला, चाहो तो छाता ले जा सकती हो। मैं उसकी तरफ देखने लगी थी तो उसने अपना पर्स निकाला और अपना कार्ड मुझे दे दिया। मैं कार्ड को हाथ में लिए उसको कुछ बोलने का इंतजार करने लगी, पर वह खामोश रहा। अचानक न जाने मुझे क्या हुआ, मैं उसके करीब चली गई और उसके ओठों पर किस कर लिया। वह मेरी तरफ प्यार भरी नजरों से देखता रहा। मैं कार से उतरकर अपने घर आ गई थी और अब अपने बेडरूम में जाकर आधे घंटे तक मैं सोचती रही, आज मुझे क्या हो गया। तभी उसका कार्ड मैंने देखा, उसमें उसका फोन नंबर था। बिना सोचे मैंने उसके नंबर को डायल किया। अमन ने फोन उठाए तो मैंने कहा, मैं अनामिका बोल रही हूँ, आज जो कुछ भी हम दोनों के बीच में हुआ। उसने मेरी बात को बीच में काटते हुए कहा, मैं भी उसी के बारे में अपने बेड पर लेटे लेटे सोच रहा हूँ और उन यादों में खोया हुआ हूँ। वह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। न जाने मेरे दिल में क्या हो गया था। यह कौन सा खुमार था कि मैं अमन को और खींचती चली जा रही थी। और यही सब सोचते सोचते मैं सो गई थी। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मोबाइल लेकर अमन को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा। आज शनिवार था और हमारी छुट्टी थी। इसका मतलब मैं आज अमन को नहीं देख पाऊंगी। तुरंत उसका रिप्लाई आया, आज क्या कर रही हो। मुझे आज शादी की शॉपिंग के लिए जाना था, पर मैंने उससे लिखा, मैं आज फ्री हूँ। यह मोहब्बत थी या कुछ और पता नहीं। उसने कहा, मेरे घर 12 बजे तक आ जाओ, मैं लंच तैयार रखूंगा। मैंने घड़ी देखा तो 10 बज चुके थे। मैं जल्दी से तैयार होकर अपनी मम्मी पापा से कह दिया, मैं अकेले शॉपिंग करने जा रही हूँ और आज मुझे अभिषेक से भी मिलना था। लेकिन उससे पहले मैं अमन से मिलना चाहती थी। जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ था उससे मेरी जिंदगी में भूचाल आ चुका था। मैं अमन की तरफ खींचते हुए उसके घर 12 बजे पहुंच गई। मुझे देखकर मुस्कुराया और घर के अंदर बुला लिया और बोला, खाना तैयार है, पहले खाना खा लेते हैं, फिर बात करेंगे। खाना खाने के बाद मैंने कहा, देखो अमन, कल जो कुछ भी
और न जाने कैसे हो गया, मेरी शादी तय हो चुकी है। 12 दिन के बाद मेरी शादी है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पे गुस्सा साफ नजर आने लगा था, जैसे कि मुझे खोना नहीं चाहता था। क्या वो मुझसे प्यार करता है? ये सब सोचकर मैं वहां से जाने लगी थी कि अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत नजर आ रही थी। उसके एक स्पर्श से मेरे बदन में हलचल शुरू हो गई थी। मैं यूं कमजोर क्यों पड़ती जा रही थी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैं तो अभिषेक के साथ भी शॉपिंग करने के लिए जाती थी, उससे भी लगातार संपर्क में रहती थी, लेकिन मेरे अंदर यह तूफान अभिषेक को देखने के बाद क्यों नहीं आया था, जो कि अब मुझे अमन को देखने के बाद से ही हो गया था। कहीं यह वह सच्चा प्यार तो नहीं था? अब मैं तुरंत अमन के करीब गई, उसे गले से लगा लिया। उसके गले से लगाना मुझे बिल्कुल पागल बना रहा था, लेकिन मैं बहुत ही मुश्किल के साथ अपने आप को संभाला और उससे अलग होकर मैं बाहर निकल आई थी और अभिषेक के साथ फिर से शॉपिंग में बिजी हो गई थी। रात को जब घर आई तो अभिषेक का फोन आया, पर न जाने क्यों अब उससे बात करने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। और रोमांस जो हमारे बीच में फोन पर पहले होता था, उसमें मुझे मन नहीं लग रहा था। मैंने कहा, अभिषेक आज शॉपिंग के कारण मैं बहुत थक गई हूँ, कल बात करते हैं। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया और फिर ना चाहते हुए मैंने अमन को कॉल किया। अमन ने फोन उठाते ही पूछा, आज क्या कैसा किया सारा दिन? मैंने कहा, मैं अभिषेक के साथ शादी की शॉपिंग में बिजी थी। तुमने क्या किया? उसने कहा, बस तुम्हारे ख्यालों में ही खोया हुआ था और अब बस मेरा हाल ऐसा है कि मेरे दिल से तुम्हारा ख्याल निकलता ही नहीं है। फिर अमन मुझे बोला, अगर कल फ्री हो तो प्लीज लंच पर आ जाना। मैंने कहा, मैं नहीं आऊंगी, तुम्हें पता है ना मेरी शादी होने वाली है। यह कहकर मैंने फोन रख दिया। परंतु न जाने कौन सी शक्ति थी जो मुझे अमन की तरफ खींचे चली जा रही थी और अगले ही दिन 12 बजे फिर से मैं उसके घर पर पहुंच गई। अमन मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, फिर मुझे अंदर बुलाकर कहा, चलो खाना खा लेते हैं। हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद सोफे पे आकर बैठ गए। हम दोनों बिल्कुल करीब बैठे थे और फिर अचानक अमन मुझ पर टूट पड़ा, मुझसे प्यार करने लगा, मुझे चूमने लगा और बोला, तुम तो कह रही थी कि मैं नहीं आऊंगी, तो फिर कैसे आ गई? क्या तुम वही महसूस करती हो जो मैं करता हूँ? तो फिर यह दूरी क्यों? आओ इस दूरी को मिटा देते हैं। उसकी बातों से मैं मदहोश होने लगी थी। मैं उसके प्यार को महसूस करने लगी थी और फिर उस पल में इस कदर डूब चुकी थी। उसने मुझ पर पूरे तरीके से अपना बना लिया था। जब मुझे होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। 10 दिन के अंदर मेरी अभिषेक के साथ शादी थी, पर मैं पूरी तरीके से अमन की हो चुकी थी। अब अमन ने कहा, अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, चलो मेरे साथ। वह मुझे अपने साथ अपने कार में मेरे घर पर ले आया और सीधा मेरे घर के अंदर घुसकर मेरे मम्मी पापा को आवाज देकर बुलाने लगा। मेरे मम्मी पापा आए तो बड़ी ही आश्चर्यचकित होकर हम दोनों को देखने लगे। अमन ने अपना परिचय दिया, फिर कहा, आपकी बेटी और मैं एक हो चुके हैं और अब हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी जुदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता भी बन चुका है। मैं आपकी बेटी का साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता हूँ। अमन की इस तरह से बातें करने से मेरा चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल हो गया था। मैं सोचने लगी, आखिर उसने इतनी आसानी से ये बात मेरे मम्मी पापा को कैसे कह दी? मेरे मम्मी पापा भी बड़ी बड़ी आंखें बनाकर मेरी ओर देखने लगे थे, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा से शर्म के मारे नजरें नहीं मिला पा रही थी। फिर पापा ने मुझे कहा, परंतु बेटी, कुछ ही दिनों में तुम्हारी तो अभिषेक के साथ शादी होने वाली है। लेकिन तभी अमन ने अपनी जेब से एक डिब्बी निकाली। जब उसने डिब्बी खोली तो उसके अंदर सिंदूर था। उसने खड़े खड़े मेरी मांग भर दी और कहा, अब अनामिका मेरी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने साथ जा रहा हूँ। अब वह मुझे लेकर अपने बड़े से बंगले में आ गया और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ टूटकर प्यार किया। अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं था तो सिर्फ प्यार, प्यार और प्यार। अभिषेक का दिल टूट चुका था, क्योंकि अब हमारी शादी टूट चुकी थी। मेरे मम्मी पापा को तो मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था यह क्या हुआ, और ना ही मैं कुछ समझ पाई थी किस कदर में एक अनजान लड़के के इतने करीब आ गई थी और अपनी खुद की शादी तोड़कर उसके साथ घर बसा लिया था। पर शायद यही प्यार है। कई बार लोग प्यार में अपने होशो हवास खो बैठते हैं और आज सच में मेरे साथ भी यही हुआ था। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।